हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस या वर्ग समतलीय संकुलों में किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। स्क्वायर प्लेनर में क्रिस्टल फील्ड किस तरह का होगा? क्रिस्टल क्षेत्र जो है वर्ग समतलीय संकुलों में इस तरह से होता है। मेटल आयन सेंटर में होता है और 4 लिगेंड्स इसके दोनों एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन में है तो दोनों एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन से लिगेंड्स इसके पास आते हैं। तो मेटल आयन कहाँ है? एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों एक्सिस मिल रही है वहाँ मेटल आयन है और 4 लिगेंड्स दोनों एक्सिस के डायरेक्शन से इसमें अप्रोच कर रहे हैं। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। मेटल आयन है, इसके चारों तरफ 4 लिगेंड्स एक्स वाई प्लेन में इसके पास आ रहे हैं। डी ऑर्बिटल्स की शेप हम देख सकते हैं, हमने पहले भी वीडियोस में देखी थी। इस तरह से होती हैं 5 डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 4 लिगेंड्स क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वो डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगी। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, क्योंकि इसके जो लोब्स हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हैं और लिगेंड्स भी आपके पास इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इनका सीधा इंटरेक्शन होगा डी ऑर्बिटल्स का लिगेंड्स के साथ, तो इनमें बहुत अधिक रिपल्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगी डी एक्स वाई जो है, इसके जो लोब्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में है। ये डायरेक्टली एक्सिस के अलोंग नहीं है लेकिन एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए ये भी चारों लिगेंड से रिपल्शन फील करेंगी। लेकिन बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों में क्या है? जेड कॉम्पोनेंट है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में हमारे पास कोई लिगेंड नहीं है, तो इन तीनों की ऊर्जा जो है वो थोड़ी कम होगी या इन तीनों में रिपल्शन कम एक्सपीरियंस करेंगे ये तीनों ऑर्बिटल्स। अब इनमें भी अगर हम देखें तो डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें इस डी वाई जेड में केवल वाई डायरेक्शन में लिगेंड्स हैं, डी एक्स जेड में खाली एक्स डायरेक्शन में लिगेंड्स हैं, तो ये दोनों जो है दो लिगेंड से रिपल्शन फील करेंगे। लेकिन जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है इसमें एक्स वाई प्लेन में लोब्स हैं, तो ये चारों लिगेंड से रिपल्शन फील करेंगे। तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड की ऊर्जा कम होगी और डी एक्स वाई की ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर में जो ये लोब्स हैं डायरेक्टली जेड डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में कोई लिगेंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो ये एक्स वाई प्लेन में एक रिंग है उसकी वजह से ये इन चारों लिगेंड से रिपल्शन फील करेगा और इसलिए डी जेड स्क्वायर की जो ऊर्जा है वो डी एक्स जेड और डी वाई जेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को हम ये भी मान सकते हैं कि इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से अगर हम 2 जेड लिगेंड्स को रिमूव कर दें तो भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ सकती है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें से हम 2 जेड लिगेंड्स को अगर हटा दें तो जेड लिगेंड्स के जाने से क्या होगा? जो ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स या जेड डायरेक्शन में है या जिनमें जेड कंपोनेंट है उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी और एक्स वाई प्लेन में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगी। तो जैसे ही जेड लिगेंड्स दूर जाते हैं तो ये एक्स और वाई प्लेन में जो लिगेंड्स हैं वो इसके और पास आ जाएंगे, तो उनकी ऊर्जा, उन डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाएगी जो एक्स वाई प्लेन में है।
तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का होता है उसको हम ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो जैसे लिगेंड जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स दूर जाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स जिनके पास जेड कंपोनेंट है उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपेक्षा, और जो T2G और EG ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में थी उनकी डीजेनरेसी रिमूव हो जाएगी, मतलब T2G ऑर्बिटल्स भी दो में स्प्लिट हो जाएंगी और EG ऑर्बिटल्स भी दो में स्प्लिट हो जाएंगी। तो अगर हम EG ऑर्बिटल्स की बात करें तो EG में दो होती हैं dz² और dx² - y²। तो dz² की ऑर्बिटल की ऊर्जा कम हो जाएगी या वो स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि z डायरेक्शन में कोई लिगेंड नहीं है, और dx² - y² की ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि लिगेंड्स xy डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। dxz, dyz और dxz ये तीनों क्या है T2G ऑर्बिटल्स। तो इन तीनों T2G ऑर्बिटल्स में से dxz और dyz की ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि इनमें z कंपोनेंट है और z डायरेक्शन में कोई लिगेंड हमारे पास नहीं है। लेकिन dxy की ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि xy प्लेन में आपके पास लिगेंड्स हैं तो इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा। dz² में आप जानते हैं एक रिंग होती है xy प्लेन में, तो इसकी वजह से dz² जो है वो dxz और dyz के कंपैरिजन में ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा क्योंकि ये चारों लिगेंड से रिपेल होगा। तो इस तरह से जब T2G और EG ऑर्बिटल्स जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में थी उनकी डीजेनरेसी लिफ्ट हो जाती है, मतलब उनकी जो ऊर्जा है अब बराबर नहीं रहती है, तो क्या होगा जो ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा z एक्सिस में या जिनके लोब्स z एक्सिस की तरफ थे उनकी ऊर्जा तो कम हो जाएगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल आप जानते हैं उसकी वजह से बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं मतलब dx² - y² और dxy उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल से ज्योमेट्री से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जब बनती है, मतलब z एक्सिस के लिगेंड्स को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में जो चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। T2G और EG फ्री मेटल आयन में पांचों d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बनेगी तो T2G और EG दो में ये स्प्लिट हो जाती हैं। T2G में कौन सी हैं dxy, dyz, dxz, और इसमें है dx² - y² और dz²। अब जब हम z लिगेंड्स को रिमूव करेंगे तो ये T2G दो में स्प्लिट हो जाएगी, z वाले ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम हो जाएगी dxy, dyz और dxz, और dxy की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसी तरह EG में dz² की कम हो जाएगी, dx² - y² की ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ये z लिगेंड्स रिमूव हो रहे हैं ये तब की स्प्लिटिंग पैटर्न है, और जैसे वो z लिगेंड्स बिल्कुल चले जाएंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी तो हमारे पास इस तरह की स्प्लिटिंग पैटर्न आएगा। dyz, dxz की ऊर्जा बिल्कुल कम हो गई, dz² अब जो है वो इससे भी नीचे चला जाता है dxy से, ठीक है, क्योंकि z डायरेक्शन में कोई लिगेंड नहीं है। और फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा dxy की होगी और dx² - y² की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लोब्स डायरेक्टली इस डायरेक्शन में है, xy डायरेक्शन में है और लिगेंड्स भी उसी डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन लिगेंड्स का और d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का इसमें होगा। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है dx² - y² और dxy का, इसको हम बोलते हैं डेल्टा SP या स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के EG ऑर्बिटल्स थे वो दो में डिवाइड हो गए, dx² - y² और dz²। तो dx² - y² को यहाँ हम बोलते हैं B1G और dz² को हम बोलते हैं A1G। इसी तरह T2G की जो दो ऑर्बिटल्स दो सेट्स बनेंगे वो B2G। इस dxy को हम बोलते हैं B2G लेवल और
दूसरा जो सेट बनता है वो डबली डिजेनरेट है, इसलिए इसको EG बोलेंगे, और ये DXZ Y और DYZ का। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये पेयरिंग एनर्जी से भी ज़्यादा होता है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो मोस्टली D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, प्रति चुंबकीय होंगे, क्योंकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि dx² - y² की ऊर्जा इतनी अधिक है कि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ पाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, उसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। फ्री मेटल आयन में पांचों d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान है, और कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो सबसे लोअर एनर्जी होगी dxz dyz की, फिर dz² की, फिर dxy की, और dx² - y² की बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसको हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी से अगर हम कंपेयर करें स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन के जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो इस तरह से हमारे पास पैटर्न आता है T2G EG, और dxz dyz की ऊर्जा है -0.51 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, dz² की -0.43 डेल्टा O, dxy की ऊर्जा बढ़ेगी 0.23 डेल्टा O, यहाँ प्लस साइन है, dx² - y² की 1.23 डेल्टा O से बढ़ जाती है। तो ये इसकी स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम बनते हैं, और किसमें बनते हैं, जब D8 मेटल आयंस वाले कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं उनमें बनते हैं। तो D8 वाले आयंस के एग्जांपल्स हैं निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, इरिडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर 2 और सिल्वर 2 जो है वो D9 आयंस होते हैं, वो भी कभी कभी स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो DZ² लेवल जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है इसमें, क्योंकि Z लिगेंड्स रिमूव हो गए, और dx² - y² की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है या बहुत डिस्टेबलाइज हो जाता है। उसकी वजह से जो D8 कॉन्फ़िगरेशन के मेटल आयंस होते हैं उनमें जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो, तो dx² - y² ऑर्बिटल जो है वो अनऑक्यूपाइड रहती है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस D8 आयंस बनाते हैं उनमें वो सब कैसे होते हैं, प्रति चुंबकीय, डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि dx² - y² ऑर्बिटल इतनी डिस्टेबलाइज हो जाती है, उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो dxy में ही पेयर हो जाते हैं, और dx² - y² में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। यहाँ हम देख सकते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड और स्क्वायर प्लेनर फील्ड, दोनों ज्योमेट्रीज जो हैं उनको यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल को हम क्यूब से रिलेट कर सकते हैं, क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे, एकांतर पर क्यूब के कोनों में हम लिगेंड्स लगा देते हैं, और उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास टेट्राहेड्रल, और सेंटर में आपके पास मेटल आयन होगा, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। इनमें स्प्लिटिंग इस तरह से होती है dx² - y² और dz² की ऊर्जा कम होगी, और dxy dyz dxz की ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में हैं, और लिगेंड्स भी आपके पास एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, तो ये लिगेंड्स के कंपैरेटिवली क्लोज होते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को हम रिलेट कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से हम 2 Z लिगेंड्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है, इस तरह की ज्योमेट्री, और इसमें स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, ये अभी हमने देखा था। dxz dyz की सबसे कम होगी, फिर dz² की होगी, फिर dxy की होगी, और dx² - y² सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्टाहेड्रल में T2G लेवल्स नीचे होती हैं, EG लेवल्स ऊपर होती हैं, और इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, वो डिपेंड करेगा डेल्टा की वैल्यू पर। अगर डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन
पेयर नहीं होगा, पहले हायर ऑर्बिटल में जाएगा और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और इसमें अगर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले पेयर होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। टेट्राहेड्रल में केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे, क्योंकि इसमें डेल्टा की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, पहले हायर ऑर्बिटल में जाता है। स्क्वायर प्लेनर में मोस्टली D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयंस ही बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर, और स्प्लिटिंग इस तरह से होती है इसमें। और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ही होते हैं। और यहाँ dx² - y² में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा इसमें। ये इन तीनों ज्योमेट्रीज के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न दे रखा है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी, ऑक्टाहेड्रल से 4/9 टाइम्स होती है। और स्क्वायर प्लेनर की ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे बराबर दिखा रखी है, लेकिन वो थोड़ी सी, ये जो dx² - y² और dxy का जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होता है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो डेल्टा की जो वैल्यूज़ हैं तीनों के लिए वो इस तरह से होती है। स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की होती है, फिर टेट्राहेड्रल की होती है। और डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज़ 1.3 टाइम्स डेल्टा O, और डेल्टा T इज ऑलमोस्ट हाफ, 0.45 ऑफ डेल्टा O। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज हमने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखा, और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कौन से फैक्टर्स से प्रभावित होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच।